नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सत्र में जिस सत्र की चर्चा भारत की राजनीति में इन दिनों बहुत तेजी से हो रही है। चर्चा है विपक्ष के द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोप की और चुनाव आयोग की मिलीभगत सरकार के साथ, कि सरकार के साथ यानी केंद्र सरकार के साथ मिलकर चुनाव आयोग देश के अंदर वोट चोरी कर रहा है। इस तरह के आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं और ये आरोप जो है सबसे ज्यादा चर्चा में तब आए जब राहुल गांधी जी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाकायदा लगभग 20-22 मिनट की एक प्रेजेंटेशन दी, जिसमें उन्होंने बाकायदा बताया कि किस तरह से एक ही व्यक्ति कई जगह मतदान देता हुआ पाया गया। कई कई जगह पर वोटर नंबर जो है, एपिक नंबर है, वोटर आईडी कार्ड नंबर जो है, वो सेम टाइप का नंबर कई जगह दिखाई दिया। तमाम प्रकार के उन्होंने आरोप लगाए, जिस पर हमने डिटेल एक सेशन भी किया था, जिसमें हमने बताया था कि किस तरह कर्नाटका के अंदर बेंगलुरु के एक विधानसभा क्षेत्र को आपने सैंपल सर्वे के रूप में किया और वहां से वोटर लिस्ट में आई हुई गलती या चुनाव में जो गलती संभावित है उसकी तरफ आपने अपना ध्यान आकर्षित कराया और बताया कि देखिए चुनाव आयोग की तरफ से इस तरह से गलतियां हुई हैं। अब इन्होंने तो आरोप लगा दिए थे। आरोप लगाने के बाद हुआ क्या? आरोप लगाने के बाद इलेक्शन कमीशन को अपनी तरफ से आकर जवाब देना पड़ा। हमने इस पूरी जानकारी पर ऑलरेडी एक सेशन किया हुआ है और इसको हमने अंकित इंस्पायर इंडिया पर किया था, जब राहुल गांधी जी ने पूरा डिटेल किया था, हमने यहां बताया था। हमने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का भी एक इंटरव्यू आप लोगों के साथ साझा किया, अंकित इंस्पायर्स राजस्थान पर, जहां पर भी हमने उनका पक्ष समझने का प्रयास किया था। अब क्या हुआ कि जो इनके आरोप थे, उन आरोपों पर चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल आयोजित की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो ज्ञानेश कुमार हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, उनके द्वारा अ, जवाब दिया गया राहुल गांधी जी के द्वारा उठाए गए प्रश्नों का और कहा गया कि आप 7 दिन के भीतर-भीतर या तो अपना हलफनामा पेश कर दीजिए। हलफनामे से मतलब है ये अश्योर करिए कि आप जो आरोप लगाते हैं, आप इनसे वास्ता रखते हैं। पता चले कि आपने आरोप तो लगा दिए लेकिन आप गारंटी नहीं ले रहे। आप खुद ही से श्योर नहीं हैं कि ये आरोप सही है या नहीं। अगर आपकी नज़र में ये आरोप सही है, तो आप इसकी श्योरिटी ले लीजिए। हम आपकी श्योरिटी के आधार पर उनकी जाँच शुरू कर देते हैं। आप 7 दिन के अंदर या तो हलफनामा भरकर हमें दीजिए कि हाँ, मैं इस बात से वास्ता रखता हूँ कि जो मैंने जानकारी दी है, ये सही है और मैं इन्हीं जानकारी के आधार पर इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहा हूं। अगर आप बिना किसी शपथ पत्र के हम पर आरोप लगा रहे हैं, तो 7 दिन बाद हम इन आरोप पत्रों पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। आपको 7 दिन का समय है, आप गारंटी लेकर कह दीजिए कि मैं जो कह रहा हूं, वो पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपनी बातें कह रहा हूं। पता चले कि आपने कहीं से कहीं का कोई फैक्ट निकाला और कह दिया, हम ये मानेंगे कि आपने फैक्ट अगर हमारे सामने रखा है, तो वो पूरी तरह से सही है। ये कहते हुए ही आप हमारे सामने फैक्ट रखिए साहब। ठीक है साहब। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा इसके लिए कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और राहुल गांधी जी के द्वारा जो लगाए गए आरोप थे, उन पर एक-एक करके सब पर जवाब दिया। हम आपको वो सारे जवाब बताएँगे, पहले आरोप बताएँगे, फिर उनका जवाब बताएँगे और फिर अंत में इसका आगे वे अहेड क्या हो सकता है और कैसे ये चीज़ आगे जाकर के राजनीति में अति आवश्यक रूप से की जाने वाली हो सकती है, इस पर भी हम ज़िक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी-सी अपील। मेरे प्यारे साथियों, आप में से बहुत से साथियों को ये जानकारी होगी कि पिछले हफ्ते मैं इज़राइल था और मैंने वहाँ से बहुत से वीडियो डाले थे। कुछ ऐसे वीडियो थे जिसमें हमने ये जानकारी दी थी आपको कि किस तरह से पहलगाम हमला जो है, वो इज़राइल में हुए हमास के हमले से बहुत मिलता-जुलता था। हमने इस पर वीडियो यूट्यूब पर भी डाला। इसको यूट्यूब ने डिमोनेटाइज़ कर दिया क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं हमारे देश में जिन्हें पाकिस्तान से स्नेह है या फिर ये कहिए कि कुछ पाकिस्तान प्रेमी लोग भी हैं और पाकिस्तान से भी हमको लोग देखते हैं, तो उन्होंने इन वीडियोज़ को नुकसान पहुँचाया। यूट्यूब पर तो चलो आप लोगों का प्यार है, आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उससे वो दबा रह गया। फेसबुक पर ये हुआ कि हमारा एक पेज है फेसबुक पर अंकित अवस्थी सर के नाम से, वहाँ पर ये वीडियो डाला गया था। तो ये वीडियो डाला तो वहाँ पर फेसबुक पेज को ही बैन कर दिया गया। उसके पीछे जब हमने तरीका ढूँढा, कारण ढूँढा ऐसा क्यों हुआ, तो पता चला कि उसे पाकिस्तान प्रेमियों द्वारा जबरदस्त तरीके से रिपोर्ट किया गया था। हम अपनी तरफ से उसे लाइक और शेयर नहीं कर पाए, लेकिन उधर से वो बढ़िया से रिपोर्ट हुआ, तो चैनल ही उड़ा दिया गया। ऑलमोस्ट ऐसी सिचुएशन बनकर आई। उससे निकलने के लिए फिर हमने तरीका देखा तो क्या किया जा सकता है, तो सॉल्यूशन निकल कर आया कि यदि आप में से कोई भी हमारा इस पेज का व्यूअर है और वो हमारे इस पेज को देखता है, तो वो यहाँ पर ना एक ऑप्शन होता है, जिसमें आपको रिकमेंडेड करके एक तरह से रिव्यू देने का ऑप्शन होता है फेसबुक पेज पर। आप वहाँ जाकर उसे रिव्यू करें, जैसे कुछ बच्चों ने यहाँ पर रिव्यू किया हुआ है। आप अगर यहाँ जाकर उसे रिव्यू करें, आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये आप किसी और को रिकमेंड करते हैं? आप यहाँ पर अपना जवाब लिखें और आप अपनी तरफ से अगर अपना रिव्यू यहाँ डालेंगे, तो ये पेज पुनः बहाल हो जाएगा और ये उन लोगों के लिए एक जवाब होगा जो इस पेज को चलने नहीं देना चाहते, क्योंकि इसमें हमने सच्चाई बताई और सच्चाई बहुतों को पसंद नहीं आई। आपसे गुजारिश रहेगी, अगर आपको ये उचित लगता है, तो इसे ना केवल रिव्यू करें, बल्कि इसे अपने और साथियों से भी साझा करवाएँ, ताकि ये रिकमेंडेशंस में पहुँचे, ताकि हमारे इस पेज को जिस तरह से कुछ लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है, आप इस तरह से इसे कर सकते हैं। करने के लिए कुछ नहीं है, आपके नीचे यहाँ पर रिकमेंड का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसे क्लिक करिएगा। आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपसे आपके रिकमेंडेशंस पूछे जाएँगे, आप उन्हें वहाँ पर लिख सकते हैं और अपने साथियों से साझा कर सकते हैं, सो दैट इस चैनल की पुनः बहाली हो पाएगी और मतलब फेसबुक ने जो इसे दबा के रख दिया है, वो इसे दबाएगा नहीं, वो इसे वापस से निकाल के आएगा। बाकी मर्ज़ी आपकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेसबुक का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन करा दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा।
चुनाव आयोग ने रविवार के दिन नई दिल्ली के अंदर जो मीडिया सेंटर है, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सीईसी जो हमारे ज्ञानेश कुमार हैं, उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि इलेक्शन कमीशन के लिए तो सभी राजनीतिक दल एक समान हैं। सभी राजनीतिक दल एक समान हैं क्योंकि राजनीतिक दल इलेक्शन कमीशन में ही रजिस्टर करके बनते हैं। हमारे बीच में उनका इलेक्शन कराना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। तो ऐसे में हम पर आरोप लगाना लोकतंत्र पर आरोप लगाने जैसा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए गुमराह ना किया जाए जनता को, ये आवश्यक है। सीईसी ने कहा कि कुछ मतदाताओं ने वोट चोरी के आरोप लगाए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। आरोपों में इलेक्शन कमीशन तो नहीं डरता है, चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रख करके मतदाताओं को निशाना बनाया गया, ये गलत है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से अपनी बातें रखी। उन्होंने अपनी तरफ से जब बातें रखी तो इस पर अब खूब सारे सवाल जवाब हो रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार जी जो सवाल का जवाब दे रहे थे, वो राहुल गांधी जी का नाम लेकर नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर एक पीपीटी बना करके आरोप लगाया गया कि मतदाताओं के साथ ऐसा किया गया। हम मतदाताओं के लिए बहुत प्राथमिकता से चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश के गांव का उदाहरण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वहां पर एक महिला को भी वोट दिलाने के लिए पूरा इलेक्शन कमीशन पहुंचता है। तो चुनाव आयोग इलेक्शन कराने की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी रखता है। कहानी क्या है कि हमारे देश के अंदर जितने भी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें पूर्ण पारदर्शी होना चाहिए ताकि लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बना रहे, जैसे इलेक्शन कमीशन, जैसे न्यायपालिका, ये सब वो संस्थाएं हैं जिन्हें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बड़ा न्याय स्थापित रखना होता है। क्योंकि जिनकी सरकार है वो हमेशा नहीं रहेगी, जिनका शासन है वो हमेशा नहीं रहेगा और ऐसा होता आया है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब एनडीए की सरकार है, फिर कोई और सरकारें आएंगी। कहने का मतलब यह है कि इनके पास जिम्मेदारी है कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं सही तरीके से चलती रहें। इलेक्शन कमीशन से ये डिमांड अपोजिशन भी करता है और अपोजिशन से ये डिमांड इलेक्शन कमीशन भी करता है। अपोजिशन इलेक्शन कमीशन से कहता है कि सर, आप सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में बात मत करिए। वहीं इलेक्शन कमीशन कहता है कि लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बनने के लिए आप हम पर ही आरोप मत लगा दीजिए। अगर आपको हम पर आरोप लगाने हैं तो आप बकायदा हमें विद प्रूफ दे दीजिए ना, कि ये एफिडेविट है, मैं प्रूफ प्रमाणित करता हूं कि मेरे से मैंने ये चीज पाई है और मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं। तब तो हम उस विषय पर जानकारी आपके साथ साझा कर पाएंगे। मतलब अब इस समय दोनों ही, विपक्ष और इलेक्शन कमीशन, दोनों ही ये चाहते हैं कि लोकतंत्र में विश्वास रहे। अपोजिशन की तरफ से कहना है कि इलेक्शन कमीशन आपके ऊपर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, वहीं इलेक्शन कमीशन का कहना है विपक्ष से कि आपके ऊपर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। चलिए, दोनों की जिम्मेदारियों को समझते हुए बीजेपी के बारे में भी जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। चूंकि यहां पर विजेता बीजेपी रही है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, ऐसे में बीजेपी को इलेक्शन कमीशन के साथ ही जोड़कर देखा जाता है कि साहब, इलेक्शन कमीशन बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारे काम कर रहा है। कोई बात नहीं साहब, आइए अब एक एक करके आरोप ले लेते हैं और उस पर इलेक्शन कमीशन के जवाब ले लेते हैं। असल में क्या हुआ, राहुल जी ने अपने द्वारा सवाल जो किए और आरोप लगाई और उसमें जो मांगे रखी, वो कुछ इस प्रकार की थी। सवाल ये था कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का असर क्यों नहीं होता। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब है कि भाई, हमारे देश में इतने दिनों से सरकार चली आ रही है, इस सरकार के खिलाफ एक माहौल भी है, उस माहौल का इस सरकार को नुकसान क्यों नहीं होता। ये फिर से चुनाव जीतकर कैसे चले आते हैं। हर चीज का एक विरोध होता है और उस विरोध का नुकसान इस पार्टी को क्यों नहीं होता, जबकि किसी और पार्टी को विरोध का नुकसान हो जाता है, बाकी दल प्रभावित हो जाते हैं। ये कैसे संभव है। दूसरा, पहले कम तकनीकी हुआ करती थी, तब भी पूरे देश में चुनाव जल्दी हो जाते थे। अब महीनों तक चुनाव चलते हैं, मशीनें हैं फिर भी महीनों तक चुनाव चलते हैं, ऐसा क्यों होता है। नंबर तीसरा, चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता, जानबूझकर ऐसी वोटर लिस्ट क्यों देता है जिन्हें मशीन से नहीं पढ़ा जा सके। ये मैंने पुराने सेशन में भी बताया था और इस वाले में भी बता देता हूं। इलेक्टोर जो हमारी इलेक्टोरल्स की, यानी जो चुनाव के अंदर वोट देते हैं मतदाता, उनकी एक मतदाता लिस्ट होती है और उस मतदाता लिस्ट में जिनका नाम लिखा है, एड्रेस लिखा है, फोटो लगी है, एपिक नंबर लिखा है, उस लिस्ट को चुनाव आयोग ने उपलब्ध कराया, तो उसे मशीन रीडेबल नहीं बनाया। मशीन रीडेबल का मतलब क्या हुआ। मशीन रीडेबल का मतलब हुआ कि आप उनको स्कैन करके उनका एक्सेल शीट बना सको, ऐसी सुविधा में उसे उपलब्ध नहीं कराया। अगर उपलब्ध करा दिया होता तो उसकी पूरी एक एक्सेल शीट बन जाती, जिसे आसानी से कंट्रोल एफ दबा करके किसी का भी नाम ढूंढा जा सकता था। ये इनके सवाल थे कि भाई, आपने ऐसी हमें शीट क्यों नहीं उपलब्ध कराई। आरोप लगाए कि चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज तक नहीं दिया ताकि हमें कोई सबूत मिल सके। साथ में यह भी आरोप लगाया गया कि आयोग सबूतों को छुपा रहा है और फर्जी जो वोटिंग हो रही है उसका रोकने का कोई भी प्रयास नहीं कर रहा है। इसी को लेकर राहुल गांधी जी ने अपनी तरफ से मांगे रखी कि न्यायपालिका को इस मामले में दखल देना चाहिए, चुनाव आयोग को चुनाव की रक्षा करनी चाहिए, ना कि किसी पार्टी को जिताने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से आपने, यानी राहुल गांधी जी ने, चुनाव आयोग के सामने इतने सारे प्रश्न उठा करके रख दिए। आरोप लगा कि वोटों की चोरी हो रही है और इलेक्शन कमीशन जो है वो कुछ कर नहीं रहा है। इस बात को, वोट चोरी को लेकर के देश में खूब सारी माहौल बनने लगा तो राहुल गांधी जी ने पूरा एक नेशनल कैंपेन चलाया। जिस नेशनल कैंपेन में लोगों से कहा कि आप आइए, साझा होइए और हमारे साथ मांग करिए। एक नंबर जारी किया गया कि हमारे साथ मांग करिए इलेक्शन कमीशन से कि वो पारदर्शी तरीके से आकर के इन सब चीजों का जवाब दे। इनके द्वारा कैंपेन चला तो इस बीच में चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिस कर्नाटका की तरफ से राहुल गांधी जी को एक जवाब दिया गया।
10 अगस्त के दिन ही। और उसमें कहा गया कि राहुल जी, जो आपने अपनी पीपीटी प्रेजेंट की थी, उसमें एक महिला का नाम था, जिसका नाम था शकुन रानी। शकुन रानी के बारे में आपने कहा था कि इसने दोनों जगह वोट दिए हैं। इस पर चुनाव आयोग ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमने अपनी तरफ से इसकी जानकारी की तो पता चला कि श्रीमती शकुन रानी ने अपने द्वारा केवल एक ही बार वोट दिया है, 2 बार वोट नहीं दिया है। आपने जो अपनी तरफ से प्रेजेंटेशन दी थी, उसमें कहा था कि शकुन रानी 2 बार वोट दे चुकी है। हमने जानकारी जुटाई तो सर उसने एक ही बार वोट दिया है। आपने जो जानकारी पब्लिक में उपलब्ध कराई वो गलत थी। ये जानकारी ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिस कर्नाटका के द्वारा दी गई। साथ में ये भी कहा गया कि जो आपने कहा कि टिक मार्क लगे वाली जो डॉक्यूमेंट की बात की गई थी, उसमें कहा गया कि वो पोलिंग ऑफिसर के द्वारा उपलब्ध कराया गया डॉक्यूमेंट नहीं था, लेकिन आपने अपने प्रेजेंटेशन में उसे पोलिंग ऑफिसर द्वारा टिक मार्क लगाया गया बताया था। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जिन पर आपको लगता है कि शकुन रानी या फिर किसी और ने 2 बार वोट किया है, आप उन्हें उपलब्ध कराएं ताकि हम उसकी प्रॉपर जांच कर पाएं। इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से कर्नाटका में, क्योंकि ये केस कर्नाटका का ही था, तो वहां पर से एक मुद्दा उठा करके राहुल गांधी जी से सवाल कर लिया कि सर, आपने जो डेटा दिखाया था उस डेटा के अनुसार हमने जानकारी करी, वैसा था नहीं। तो आपका जो आरोप है वो आरोप गलत है, मिसलीडिंग है। आपसे गुजारिश है कि इसे सही तरह से हमको वापस दें, तो हम इस चीज की सही से जांच कर लें। ठीक है। यही कारण है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनके आरोपों पर कह रहा है कि राहुल गांधी जी, आपने जो प्रेजेंटेशन दी, अगर आप ये श्योर हैं कि आपने जो जानकारी जुटाई है सही है, तो बस आप अपनी तरफ से ये वेरीफाई कर दो कि हाँ, मेरे द्वारा आरोप लगाए जो गए हैं वो सही आरोप हैं। मैंने ये जानकारी सही से जुटाई है, तो मैं आपको तो हम लोग आगे जाकर इसकी जांच करें। अदरवाइज आपके आरोप रह जाएंगे, उसका कोई तर्क नहीं रह जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने ये बात कही। लेकिन फिर कांग्रेस की तरफ से 5 सवाल पूछे गए। 5 सवालों में पहला सवाल था कि अपोजिशन को आप लोगों ने मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी? नंबर दूसरा, आप लोगों को सीसीटीवी या वीडियो एविडेंस देने से किसने मना किया? नंबर तीसरा, जो फेक वोटिंग हुई या वोटर लिस्ट के साथ टेम्परिंग हुई, वो क्यों हुई? नंबर चौथा पूछा गया, आपने अपने जो मतलब अपोजिशन के लीडर्स थे उन्हें क्यों धमकाया? और साथ में अभी बीजेपी ने मतलब हैज द ईसीआई नाउ रिड्यूस्ड इटसेल्फ टू एक्टिंग एज द बीजेपी इलेक्शन एजेंट? तो क्या इन दिनों आप बीजेपी के इलेक्शन एजेंट की तरह काम कर रहे हैं? इस तरह से जो प्रश्न है ये कांग्रेस के द्वारा इलेक्शन कमीशन से पूछे गए। इलेक्शन कमीशन इस पर जवाब देने चला आता है। इलेक्शन कमीशन जवाब देने आता है क्योंकि तब तक अपोजिशन पूरी तरह से एक होकर के सब जगह से यही सवाल करना शुरू कर चुका होता है। इलेक्शन कमीशन ने कल रविवार के दिन 17 तारीख को 3 बजे अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी होती है, जिसमें ज्ञानेश कुमार जी प्रेजेंट होते हैं, साथ में उनके अन्य अधिकारीगण जो हैं वो उपस्थित होते हैं। इसके अंदर मीडिया के लोगों को बुलाया जाता है और इसमें वोट चोरी का जो आरोप है, जो विपक्षी दलों के द्वारा लगाया गया है, साथ ही साथ जो बिहार के अंदर स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट तैयार हो रही है, जो एसआईआर तैयार हो रही है, उस पर जो राजनीतिक बवाल मचा हुआ है, उन सबके जवाब देने के लिए इलेक्शन कमीशन यहां आता है और आकर के अपने जवाब देना शुरू करता है। सबसे पहला जो प्रश्न था राहुल गांधी जी का, जिसमें यह कहा गया कि आपने हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं दिया? ऐसी मतदाता सूची क्यों दी जिसके द्वारा जिसको मशीन से नहीं पढ़ा जा सकता? इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि देखिए, बात ऐसी है कि हम लोगों ने मशीन रीडेबल मतदाता सूची जो आपको नहीं दी, ये कारण 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया एक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते हमने ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2019 में कह दिया था कि मतदाता की निजता का उल्लंघन हो सकता है। हमें मशीन पठनीय मतदाता सूची और खोज योग्य मतदाता सूची के बीच में अंतर समझना होगा। अब ये क्या कहानी है? देखो, यहां पर दो बातें हैं। मशीन रीडेबल जो मतदाता सूची है, इसे 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, इसलिए हम नहीं देते। लेकिन अगर आपको लगता है कि खोज करने लायक मतदाता सूची हो, तो जो हमारी वेबसाइट है, यानी इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है, उस पर जो मतलब इलेक्टोरल्स की लिस्ट डली हुई है, वहां पर आप आसानी से एपिक नंबर, यानी कि जो हमारे इलेक्टर्स हैं, जो मतदाता हैं, मतदाता का एपिक नंबर डाल करके, एपिक नंबर क्या है? इलेक्टर का फोटो आईडी कार्ड नंबर, यानी कि एक तरह से कहिए तो मतदाता पहचान पत्र नंबर। तो बोले उस नंबर को डालकर आप उस वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं। मतलब इनका कहना यह है कि हमने आपको वो लिस्ट नहीं दी, इसके पीछे तो सुप्रीम कोर्ट कारण है, लेकिन अगर आपको फिर भी एपिक नंबर से जांच करनी है तो आप वेबसाइट पर जाइए, वहां नंबर डालिए, वहां पर सारा सर्च आसानी से हो जाता है। तो यहां पर इन्होंने कहा कि हम लोगों ने खोज योग्य मतदाता सूची जो बनाई, आप उसे यूज कर सकते हैं। इस तरीके से इन्होंने अपनी बात यहां पर रखी। मशीन से 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय का गहन अध्ययन किया था और पाया था कि मतदाता सूची जो पठनीय है, उसमें मतदाता की निजता का उल्लंघन हो सकता है अगर मशीन रीडेबल हमने कर दी। बोले कैसे हो सकता है? बोले मशीन से फिर यह संभव है कि आने वाले समय में उस वोटर लिस्ट को खुद से ही चेंज करके बांट दिया जाए। अब इसको आसान करते हैं। होता यह है कि इलेक्शन के समय पर मतदाताओं की जो लिस्ट निकल कर आती है, आप में से भी बहुत सारे लोगों को वोट देने से पहले आपके ही वोटर मतलब वोट की जो लिस्ट है वो दे दी जाती है कि आपका बूथ क्रमांक ये है, आपका एक पोलिंग एजेंट आता है, वो
आपसे कहता है, बीएलए जिसे कहते हैं कि लीजिए भाई साहब आपका आज वहां पर वोट डलेगा, इस काउंटर पे है, इस बूथ पर है, आपको फैसिलिटेट करते हैं राजनीतिक दलों के लोग आकर के, एजेंट्स बने हुए होते हैं। तो बोले अगर आपको पठनीय वो दे दी जाए, वेबसाइट दे दी जाए, तो होगा ये कि मशीन रीडेबल से आप फोटोज चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं। परिणाम ये निकलेगा कि कल को मेरे नाम के आगे फोटो किसी और की लग गई और उसी का प्रिंट निकालकर किसी को पकड़ा दिया। होगा ये कि वोटर आईडी कार्ड मतलब वो व्यक्ति उस लिस्ट को लेकर के वोट देने अगर पहुंच गया, तो किसी और की जगह कोई और व्यक्ति वोट देकर आ जाएगा। मतलब ये टैंपरिंग हो सकती है आसानी से। मतदाता के जो पत्र हैं, पहचान पत्र हैं, उसकी एवज में उनको उल्टा जा सकता है, टैंपरिंग हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हमसे मना किया हुआ है, इसलिए हमने वो नहीं दिया। ठीक है साहब। दूसरा सवाल इलेक्शन कमीशन ने जवाब देते हुए कहा कि कई घरों के आगे एड्रेस में जीरो लिखा हुआ था। बोले साहब ये जीरो इसलिए लिखा हुआ था कि बहुत से, हालांकि ये वाली बात तो मैंने भी पिछली बार जब आपके सामने जब राहुल गांधी जी ने ये सवाल उठाए थे तब भी मैंने भी कही थी। इलेक्शन कमीशन ने भी ये वाली बात कही और कहा कि देखिए जब आप ये लोग बात बोलते हैं कि मतदाताओं के नाम के आगे जो घर का एड्रेस लिखा है वहां जीरो लिखा हुआ है, जीरो का मतलब फर्जी मतदाता नहीं होता है। क्योंकि ये बात सत्य भी है, बहुत से लोगों के घर का एड्रेस नहीं होता है। बहुत से लोग गांव में ढाणी में रहते हैं, वहां पर उनके घर का एड्रेस नहीं होता है। बस गांव के अंदर पता है कि भाई फलाने सिंह का घर वो है, वहां नंबर नहीं डले होते हैं कि मकान नंबर इतना, प्लॉट नंबर इतना, गली नंबर इतना, ये सब नहीं डला होता है। तो ऐसे में मतदाता पहचान पत्र तैयार करते समय उस मकान नंबर के आगे जीरो मेंशन किया जाता है कि हाँ भाई इसका कोई पहचान नहीं है। लेकिन हाँ, अच्छा ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास घर नहीं है लेकिन मतदाता पहचान पत्र है। ऐसे में उनके लिए भी जीरो मकान नंबर लिख करके आगे कार्रवाई की जाती है। तो यहां पर चुनाव आयोग ने जीरो का अर्थ समझाया। इसके बाद में राहुल गांधी जी का एक और आरोप था जिसमें उन्होंने कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज नहीं देते ताकि कोई सबूत ना बचे। आप सीसीटीवी फुटेज से क्या मतलब है आप वो समझिए। देखिए क्या होता है जब इलेक्शन होता है ना, तो वोटर लिस्ट में हुआ कहां से, इसका आरोप क्या है वो समझिए। असल में क्या हुआ कि महाराष्ट्र में जब इलेक्शन हुआ तो अपोजिशन के द्वारा आरोप लगाया गया कि महाराष्ट्र चुनाव में आखिरी 1 घंटे में इतना वोट डला जिस वोट के डलने से बीजेपी चुनाव जीत गई। इस आरोप पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव को हुए 8 महीने से अधिक का समय बीत चुका है। अभी तक एक भी ऑफिशियल कंप्लेंट ना तो न्यायपालिका में आप लोगों की तरफ से गई, ना कहीं किसी पुलिस स्टेशन पर गई, ना कहीं और आप लोगों के द्वारा शिकायत दर्ज की गई। केवल इसकी बातें की जा रही हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन आरोपों के दम पर आपने कहीं पर आज तक अपील नहीं की है। नंबर 1। दूसरा, इलेक्शन होने के 45 दिन तक आपको रिटर्निंग ऑफिसर के साथ जाकर बातचीत करने का प्रावधान होता है कि आप उसके साथ जाएं, बातचीत करें। आपको अगर चुनाव के अंदर कोई धांधली लगती है तो आप अपनी रिक्वेस्ट उसको दोबारा डाल सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। अब इस बात को उठाने का कोई लॉजिक नहीं बचता। आप 8 महीने बाद सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं। अब ये फुटेज की क्या कहानी है? फुटेज को लेकर आयोग का कहना है कि बहुत से लोग अपनी तस्वीरें डालने के खिलाफ होते हैं। इलेक्शन कमीशन लोगों को जागरूक करके कहता है कि मेरा मत मैंने दिया, वो खुद से फोटो डाल दे। लेकिन लोगों की फोटो अगर इलेक्शन कमीशन डालने लगे तो उसको लेकर बहुत सारे लोग ऑफेंसिव हो जाते हैं। आजकल ये काफी नया प्रचलन चला है। लोग अपनी इजाजत के बिना खुद की फोटो डालने के विरोध में होते हैं कि मुझसे पूछ तो लेते, मेरी निजता का मामला है। इस पर इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अगर हम बहुत सी तस्वीरें माता बहनों की अगर आपको उपलब्ध करा दें तो ये अपने आप में फिर से एक निजता का उल्लंघन है कि हम किसी की तस्वीरें उनके बिना रिकमेंडेशन के कैसे उपलब्ध करा दें। जहां आधार बनते समय भी निजता एक बड़ा मामला रखा गया था, ऐसे वोट देते समय किसी की तस्वीरें हम उपलब्ध करा दें, ये अगेन उसकी निजता का मामला है, हम नहीं कर सकते। चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से यह जानकारी देते हुए कहा, उन्होंने कहा कि किसी की मां, बहन, बेटी, बहू जो है वो सीसीटीवी वीडियो फुटेज नहीं साझा करना चाहती। अगर ऐसा है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है साहब। साथ ही साथ में राहुल गांधी जी ने एक और आरोप लगाया था कि एक आदमी कई जगह मतदान कर देता है। ऐसे में वोट चोरी की यह मिलीभगत चुनाव आयोग और भाजपा के बीच होती आई है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि भाई देखिए, हम मानते हैं कि दोहरे मतदान और वोट चोरी के आरोप जो है वो निराधार हैं। भारतीय नागरिक सांसद विधायक के चुनाव में मतदान करते हैं। डुप्लीकेट एपिक नंबर दो तरह से हो सकते हैं। एपिक नंबर क्या है? इलेक्टोर का जो मतदाता जो है उसका फोटो आईडी कार्ड या फिर मैं कहूं तो वोटर आईडी कार्ड या मतदाता पहचान पत्र एपिक नंबर के साथ आता है। उसमें एक व्यक्ति हरियाणा में है और एक पश्चिम बंगाल में, हो सकता है दोनों का एपिक नंबर सेम हो। इसको दूर करने के लिए मार्च 2025 से ही इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है ताकि डुप्लीकेसी को मिटाया जा सके। और ऐसा लगभग 3 लाख लोग चुनाव आयोग को मिले हैं जिनमें एपिक नंबर सेम पाया गया। तो बोले उसको मिटाने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सेम एपिक नंबर अगर मिला है, इसको त्रुटि को दूर किया जा रहा है। ये चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से बात रखी। चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से यह कहा कि आप अगर आपत्तियां दर्ज नहीं कराते और वोट चोरी जैसे शब्दों का आरोप लगा देते हैं, इससे देश के संविधान का अपमान होता है। इन्होंने अपनी तरफ से बात कहा कि जब आप ये कहते हो कि महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन हुआ और उसमें सबसे ज्यादा वोट पड़ गए लास्ट में
जाकर के बोले 10 घंटे के अंदर 100% वोट पड़ने हैं, पर घंटे 10% वोट पड़ेंगे, इसमें कहाँ आपत्ति है? लेकिन अगर आप लोगों को इसमें भी कोई चीज़ ढूँढनी है तो 45 दिन का समय था आपके पास, अब कहने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में आवश्यकता है कि चुनाव आयोग के साथ में आप या तो अपनी अपॉलॉजीज़ दें कि सर माफ़ी चाहते हैं कि हमसे गलती हुई, या फिर अपना एफिडेविट सबमिट करके हमारे पास आरोप दायर करें कि देखिए मैं सिक्योर हूँ, मैं सुनिश्चित करता हूँ कि मैं जो आरोप लगा रहा हूँ वो बुनियादी हैं, आप इनके ऊपर जाँच कर लीजिए। तो इस तरह से चुनाव आयोग ने अपने सामने से 2 डिमांड रख दी। चुनाव आयोग की ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल ही रही थी। इस बीच में एक पत्रकार के कुछ सवाल काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरे। इन पत्रकार महोदय ने सवाल पूछा, एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट है जिनका नाम प्रसन्नजॉय गुहा है, परंजॉय गुहा। इन्होंने सवाल पूछा और उन सवालों में प्रमुखता से यही था कि आपने बिहार में एसआईआर क्यों करवाया? ऐसे समय पर जब इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि ऐसे समय पर जब बिहार के अंदर बाढ़ आ रही है, तो एसआईआर को इतना जल्दी, विशेष रूप से जब बिहार के अंदर इतना कम समय बचा है और आपने वहां पर एसआईआर करा दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा है कि आप मशीन रीडेबल नाम 65,000 लोगों के उपलब्ध कराएं, तो आपने इसे पहले क्यों उपलब्ध नहीं कराया? हालांकि पता चला कि इनके सवालों का जवाब नहीं दिया गया। इसको लेकर के कांग्रेस ने इनके प्रश्नों को हाईलाइट किया कि आपने अच्छे सवाल पूछे थे, आपके प्रश्नों के जवाब नहीं दिए गए। इलेक्शन कमीशन का एसआईआर पर जो जवाब था, उस जवाब में इलेक्शन कमीशन ने जवाब देते हुए कहा कि भाई हम अपने द्वारा बिहार के अंदर एसआईआर में त्रुटि जो हुई है उन्हें हटाने के लिए अभी भी 15 दिन का समय देते हैं। 15 दिनों में सूची त्रुटि का फॉर्म भरकर आप जमा कराएं। आप अपने बीएलओ, बीएलए और मतदाता से मिलकर काम करें। आप हमें उपलब्ध कराएं, हम उसमें त्रुटियां दूर कर देंगे। इस पर योगेंद्र यादव जी ने कुल 10 क्वेश्चन साझा किए और उन 10 क्वेश्चनों में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि आपने एसआईआर अगर कराना था तो इससे पहले मतदाता पार्टियों से आपने क्यों नहीं पूछा? इनके साथ में हमने एक इंटरव्यू भी किया था और वो हमारे अंकित इंस्पायर इंडिया पर भी आप चाहें तो देखिएगा। उसमें इन्होंने ये सारी बातें वहां पर भी प्रमुखता से स्पष्ट की थी, आप वो सुन सकते हैं। साथ ही साथ में आपने ईसीआई की खुद की गाइडलाइंस जो है इंटेंसिव रिवीजन की, कि इलेक्शन ईयर में इंटेंसिव रिवीजन नहीं होगा, आपने उन्हें क्यों नहीं माना? ऐसी क्या जल्दी थी कि जब बिहार में बाढ़ का समय है उस समय पर आप एसआईआर लेकर के आ गए? साथ ही साथ 25 जून से 25 जुलाई के अंदर कितने नए इलेक्टर्स जोड़े गए ये आप बताइए। साथ ही साथ में जो बिना डॉक्यूमेंट के आपने फॉर्म भर दिए उनके बारे में जानकारी दीजिए। साथ ही जो आपने बीएलओ के बिना रिकमेंडेशन के काम कर दिया उनके बारे में बताइए। कितने ऐसे फॉरेनर्स जो हैं वो एसआईआर के दौरान रजिस्टर हुए उनकी जानकारी दीजिए। ये तमाम प्रकार के प्रश्न इन्होंने पूछे चुनाव आयोग से। अखिलेश यादव जी ने इस बीच में अपनी तरफ से एक एविडेंस पेश कर दिया और कहा कि जहां आप राहुल गांधी जी से ये डिमांड कर रहे हैं एफिडेविट दो, एफिडेविट दो, बोले हम तो साहब हजारों एफिडेविट दे चुके। एक तो आपके सामने ये पहले एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति जो है वो एक सेंटर से मल्टीपल टाइम वोट देते हुए दिखाई दिया था। बीजेपी का कोई उम्मीदवार था, उसका नाबालिग बेटा था, वो उम्मीदवार पता नहीं कार्यकर्ता था, उसका बेटा था, उसने कई बार वोट दिया और बोले इस तरह से फर्रुखाबाद के अंदर वोट दिया गया था 2024 में। बाद में पता चला कि इसको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस पर इनका कहना था कि समाजवादी पार्टी ने तो 18,000 बार शपथ पत्र दे दिए ईसीआई को, कार्रवाई तो हुई ही नहीं। अखिलेश यादव जी ने बकायदा वो सारे के सारे एफिडेविट दिखाए कि आप एफिडेविट जो मांग रहे हो, लो हमने तो हजारों एफिडेविट दिए हुए हैं, आपने अब तक हमारे एफिडेविट पर क्या कार्रवाई कर ली जो आप राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांग करके झगड़ा कर रहे हैं? बोले ये सारे के सारे हमारे एफिडेविट है, लीजिए मैंने आपके सामने सारे साझा कर दिए। राहुल गांधी जी ने इसमें कहा कि राहुल ये एफिडेविट तो केवल वोट चोरी पर पर्दा डालने का प्रयास है, बाकी और कुछ नहीं है। इस बात को लेकर के अभी जो मामला है वो बिहार में चूंकि चुनाव है तो ये जनता के बीच में है। अब जनता इस विषय पर देखेगी कि क्या है क्या नहीं है। बीजेपी इस बात को केवल ये कह करके कह रही है कि इसमें कोई फैक्ट नहीं है। चुनाव आयोग की बात हम बता चुके हैं। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इस बात को देखती है और मानती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस पर टिका है। पारदर्शी चुनाव होना ये लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक है। अगर चुनाव आयोग पर सवाल है तो चुनाव आयोग जवाब दे। विपक्ष की जिम्मेदारी और सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी यह है कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर के पूर्ण पारदर्शी तरीके से इलेक्शन कराए जाएं ताकि जनता का लोकतंत्र में विश्वास बना रहे। आवश्यकता सभी के ऊपर है। मैंने आपके सामने सारे पक्ष और उनके जवाब जो है वो रख दिए। राहुल गांधी जी के जो प्रश्न थे वो मैं 10 दिन पहले भी एक सेशन में रख चुका हूं। इस बार इलेक्शन कमीशन के जवाब थे जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ठीक है, बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा जो मैंने वीडियो अभी बताया इसके लिए आपको अगर ठीक लगे तो फेसबुक पेज पर जाकर के आप उसे रिकमेंड वाले ऑप्शन में जाकर अपना रिव्यू डाल दीजिए ताकि वो चैनल रिवाइव हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।